हर खबर कुछ कहती है, सिर्फ उतना नहीं जितना हम समझते हैं, उससे कहीं ज्यादा, उससे कहीं आगे। तो मैं अमित मिश्रा आपके लिए लेकर आया हूं न्यूज इनसाइट, यानी खबरों की वो नजर जहां कोई भी एंगल छूट ना जाए। आज न्यूज इनसाइट में हम बात करेंगे देश के विकास में जिनका योगदान सबसे ज्यादा है और जिनकी सर्विस सबसे ज्यादा है, जो सर्विस को सेवा नहीं मौका समझते हैं। उनका विश्लेषण करेंगे और उनके काम की चर्चा करेंगे। दूसरी खबर भीषण गर्मी की है, जिसके तहत पूरे एशिया में कूलर और एसी फेल हो गया है। और तीसरी बड़ी खबर है कॉरपोरेट हसल कल्चर कैसे लोगों को बीमार कर रहा है। इसका भी विश्लेषण करेंगे हम और बताएंगे कि ये आखिर अच्छा है तो कैसे इसमें खामियां भी हैं। तो आज न्यूज इनसाइट में विश्लेषण उस खबर की जिसको लेकर आपको मैंने पहले ही बताया। शहर से लेकर गांव तक और वहां से लेकर राज्य की राजधानी तक और देश की राजधानी तक, जिस वर्ग के बूते हम और आप शांति और अमन से रहते हैं और जिन्हें अपने क्षेत्र के विकास के लिए हर वक्त याद करते हैं, चाहे वो स्कूल हो, पंचायत हो या फिर कानून व्यवस्था हो, वो वर्ग कौन है? आपके जहन में लग रहा होगा किसी राजनेता के विषय में हम बात करना चाहते हैं, तो नहीं, यह वर्ग लोक सेवकों का यानी सिविल सर्विसेज का है। आज सिविल सर्विस डे है और आज हम बताएंगे ये दिन और ये वर्ग क्यों हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनकी भूमिका और इनका रुतबा जानना हमारे लिए जरूरी है। माना जाता है कि देश को पीएम, सीएम और डीएम चलाते हैं। पीएम यानी प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, सीएम यानी चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, और डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, और जिसे आम बोलचाल की भाषा में हम कलेक्टर कहते हैं, जो एक सिविल सेवक होता है। और यहीं से इस पद पर बैठा व्यक्ति सचिव, मुख्य सचिव और विभिन्न पदों की कुर्सी तक पहुंचते हैं। ये पद और ये वर्ग यूं तो आपको हर समय काफी महत्वपूर्ण लगता है और रहा भी है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में सिविल सर्विसेज के अधिकारियों की महत्वता और भी बढ़ी है। साथ ही उनका संवाद भी प्रधानमंत्री से बढ़ा है। प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ और मुख्यमंत्री कार्यालय यानी सीएमओ से सीधा संवाद इनका होता रहता है। यहां जिक्र इसलिए जरूरी है क्योंकि कोरोना महामारी के वक्त हमने आपने देखा कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने सीधे तौर पर राज्यों के अधिकारी ही नहीं बल्कि जिला कलेक्टरों को भी सीधे संबोधित किया और जो योजनाएं चल रही थी उस पर कैसे काम आगे वहां जिला स्तर पर चल रहा है उसकी जानकारी भी ली। यही नहीं, केंद्र की कई योजनाएं जिन्हें हम फ्लैगशिप प्रोग्राम के नाम से भी जानते हैं, उस पर केंद्र में बैठे सचिव सीधे कलेक्टर से उस जिले के विषय में जान सकते हैं। और ये लगातार ये संवाद की जो प्रक्रिया है ये जारी है। खास तौर पर इस वक्त ब्यूरोक्रेसी पर भी खास नजर रहती है और जो व्यक्ति सेंसिटिव पदों पर बैठे हैं उन पर खास नजर तो रहनी स्वाभाविक है। आईएएस आईपीएस सेवा के लोग अब ज्यादा अलर्ट रहते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि उनकी भी मॉनिटरिंग लगातार हो रही है। इनके काम के घंटे निर्धारित नहीं होते हैं, वे 12-12, 14-14 घंटे भी, 15-15 घंटे भी ये लगातार काम कर रहे हैं और करते रहते हैं, जिससे इन पर वर्कलोड तो बढ़ता है लेकिन इनकी दक्षता यानी एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है। कुछ दिन पहले तक ये नजरिया बन गया था कि मंत्री और अधिकारी के बीच कोई ना कोई साठगांठ होती है और कई फाइलें क्लियर हो जाती हैं, लेकिन अब सीधे तौर पर उस विषय में पीएमओ और चीफ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी मातहत सचिव से बात करते हैं। तो इससे एक ट्रांसपेरेंसी अपने आप बनती है और राज्य और केंद्र के बीच भी एक बेहतर संबंध बनता है। यानी अगर चीफ सेक्रेटरी भारत सरकार बात कर रहे हो राज्य के चीफ सेक्रेटरी या होम सेक्रेटरी से, तो उन दोनों के बीच जो संवाद है उससे एक ट्रांसपेरेंसी और राज्य और केंद्र के बीच जो संबंध है वो भी बेहतर होता है। कई योजनाएं बेहतर तरीके से कारगर भी होती हैं। मौजूदा समय में कई बड़े सिविल सर्वेंट्स खास तौर पर केंद्र में यानी दिल्ली में जो पदस्थापित हैं, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में और महाराष्ट्र में, ऐसे लगभग देश के तमाम हिस्सों में जो ब्यूरोक्रेट्स सिविल सर्विसेज से जुड़े हैं वो काफी बेहतर तरीके से अपने काम को अंजाम दे रहे हैं और राज्य और केंद्र के बीच जो रिश्ता है उसको बाखूबी निभा रहे हैं।
साथ ही जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार की तरफ से चलाए जा रहे हैं उसको राज्यों में कैसे सतत सुचारू तरीके से रखा जाए और केंद्र में जो सचिव निहित मंत्रालयों में काम कर रहे हैं वो अपने मंत्रालयों की विकास और उस फ्लैगशिप प्रोग्राम को कैसे उससे जोड़ते हैं उसकी जानकारी लगातार अपने ऊपर के अधिकारी को दे रहे हैं। तो इससे एक बेहतर संवाद और बेहतर रिश्ता भी बनता जा रहा है। अब आपको बताते हैं कि आखिर इस पद का गठन कैसे हुआ और इसका इतिहास क्या है, क्योंकि यह जानना जरूरी है। आपने आज के समय में कलेक्टर, एसपी और तमाम वो ब्यूरोक्रेसी देखी जो सिविल सर्विसेज से जुड़े हैं और जो अभी देश और राज्य के तमाम विकास के कामों और नीतियों पर फैसले लेते हैं। लेकिन इसका इतिहास जानना इसलिए जरूरी है कि आपके मन में यह सवाल हो रहा होगा कि आखिर कब इसका गठन हुआ। तो जानते हैं, 18वीं शताब्दी के अंत में बंगाल के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने सुपरवाइजर के नाम से एक पद का सृजन किया। बाद में इसी पद को बदलकर कलेक्टर कर दिया गया था। नाम कलेक्टर करने की मुख्य वजह शायद ये रही होगी कि उस समय इस पद पर बैठे व्यक्ति का काम मुख्य तौर पर रेवेन्यू कलेक्शन का होता था, इसलिए इसे कलेक्टर का नाम दिया गया। यानी कलेक्शन है तो कलेक्टर है। लेकिन समय बदला और यह पद भारत में बहुत महत्वपूर्ण हो गया। इतना महत्वपूर्ण कि भारत की आजादी से कुछ समय पहले भारत के सेकेंड लास्ट वाइसरॉय बेबेल ने कहा था कि ब्रिटिशर्स के भारत से चले जाने के बाद उनकी और कुछ धरोहर भारत में रहे या न रहे, कलेक्टर का पद जरूर रहेगा। आजादी के 75 साल बाद भी इस पद का क्रेज कम नहीं हुआ। कॉर्पोरेट कल्चर आने के बाद भी ज्यादातर छात्र यूपीएससी की कड़ी परीक्षा को पास कर कलेक्टर और एसपी बनने का सपना देखते हैं। इस पद के लिए अंग्रेजों ने भारतीयों को खुद तैयार करने और साबित करने के लिए एक परीक्षा रखी थी। उस वक्त परीक्षा लंदन में हुआ करती थी। पहले विश्व युद्ध के बाद साल 1922 में सिविल सर्विसेज परीक्षा की शुरुआत हुई। भारत में जो परीक्षा आयोजित की गई थी, यानी पहली परीक्षा 1922 में भारत में आयोजित की गई। ये सबसे इलाहाबाद, जो अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, वहां सबसे पहली परीक्षा आयोजित की गई। फिर इसके बाद 1935 में संघीय लोक सेवा आयोग यूपीएससी के गठन के बाद यह परीक्षा दिल्ली में करवाई जाने लगी। भारतीय संविधान के अनुसार साल 1950 में संघीय लोक सेवा आयोग को संघ लोक सेवा आयोग के रूप में स्थापित किया गया। इसके बाद ही हर साल इस परीक्षा का आयोजन किया जाने लगा। देश की सबसे मुश्किल परीक्षाओं में से यह परीक्षा एक है और हर 10-15 लाख अभ्यर्थी इसमें हर साल बैठते हैं। आज सिविल सर्विसेज डे के मौके पर दिल्ली के विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सिविल सेवकों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इस साल का सिविल सर्विसेज डे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह ऐसा समय है जब देश ने अपनी आजादी के 75 वर्ष पूर्ण किए हैं। पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा, आइए पहले आपको वो सुनवाते हैं। हेड ऑफ द गवर्नमेंट रहते हुए मुझे 20 साल से भी ज्यादा समय हो चुका है। आप में से कई लोग बरसों से मेरे साथ काम कर रहे हैं और मैं तो कहूंगा मेरा सौभाग्य है कि आप जैसे साथियों के साथ मुझे काम करने का अवसर मिला है। आप जानते हैं कि मैंने हमेशा कैपेसिटी बिल्डिंग पर कितना जोर दिया है। मुझे खुशी है कि आज आप सब सिविल सर्वेंट के बीच मिशन कर्मयोगी एक बड़ा अभियान बन चुका है। मिशन कर्मयोगी का मकसद है सिविल सर्वेंट्स के फुल पोटेंशियल का उपयोग करना। कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन इस अभियान को पूरी मजबूती से आगे बढ़ा रहा है। तो सिविल सर्विसेज डे पर आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री मोदी को, जो ये बता रहे थे कि कैसे मिशन कर्मयोगी सफल होगा और उसकी प्रेरणा भी सिविल सर्विसेज को देते हुए। खैर, अब ये जानने की कोशिश हम करेंगे कि 21 अप्रैल की ही तारीख सिविल सर्विसेज डे के लिए क्यों चुनी गई। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताते हैं और ये भी बता देते हैं कि ये तारीख क्यों महत्वपूर्ण है। ये तारीख चुने जाने का कारण क्या है। इसका कारण यह है कि 21 अप्रैल 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मेटकॉफ हाउस में स्वतंत्र भारत के सिविल सेवकों के पहले बैच को संबोधित किया था। सरदार पटेल ने अपने प्रेरक भाषण में तब कहा था कि सिविल सेवकों को भारत का स्टील फ्रेम कहा जाना चाहिए।
अंग्रेजी में दिए अपने भाषण में सरदार पटेल ने उस दिन भारतीय सिविल सर्विसेज के पूरी तरह से भारत और भारतीयों के हाथ में आने, उनसे उत्पन्न होने वाले बदलावों, डिसिप्लिन, डिग्निटी, इंटीग्रिटी, इनकरप्टिबिलिटी और सिविल सर्वेंट्स के राजनीति से दूर रहने जैसे गुणों पर बहुत जोर दिया था। सरदार पटेल की ब्यूरोक्रेसी से 5 बड़ी अपेक्षाएं थी, उसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। पहली अपेक्षा जो सरदार पटेल की थी, राजनीति से दूर रहें, यानी पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी। सरदार पटेल ने लोक सेवकों को हिदायत दी थी कि पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी बेहद आवश्यक होगी अगर लंबे समय तक स्टील फ्रेम को जिंदा रखना है तो, क्योंकि हर तरह के दबाव ब्यूरोक्रेट पर आते हैं। दूसरा, भ्रष्टाचार से दूरी, अर्थात भ्रष्टाचार में लिप्त न होना। ये सब जानते हैं कि कितना भ्रष्टाचार किस स्तर पर फैला हुआ है और भ्रष्टाचार खास तौर से नौकरशाहों के ऊपर हावी ना हो जाए, जिसके मुख्य कारण हो सकते हैं सिविल सेवा के रसूखदार पदों का राजनीतिक तौर पर पुरस्कार के रूप में उपयोग किया जाना, निजी क्षेत्र की तुलना में सिविल सेवकों को कम वेतन मिलना, लाल फीताशाही और चुनौती रहित सत्ता की औपनिवेशिक विरासत। और पांचवां, भ्रष्टाचार कानूनों का कमजोर प्रवर्तन, साहबों वाली मानसिकता, फेडरल साहेब माइंडसेट। सरदार पटेल इस खतरे से वाकिफ थे। उन्हें चिंता थी कि कहीं ऐसा न हो जाए कि गोरे चले जाएं लेकिन भूरे साहब आ जाएं। भारत में सिविल सेवाओं की जड़ें ब्रिटिश काल में देखी जा सकती हैं। 1757 में बैटल ऑफ पलासी में जीत के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में बंगाल की दीवानी आई। उसे एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की आवश्यकता महसूस हुई। इसी क्रम में आगे 1898 में भारतीय सिविल सेवा आईसीएस की स्थापना की जाती है। पहले केवल ब्रिटिशर्स को इस पदों पर चुना जाता था, फिर धीरे धीरे भारतीयों की संख्या बढ़ती गई। आईसीएस भारत में ब्रिटिश प्रशासन की रीढ़ थी। 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद आईसीएस को एक मजबूत, स्वतंत्र और प्रगतिशील राष्ट्र बनाने के साधन के रूप में आईएएस, आईएफएस और आईपीएस सहित अखिल भारतीय सेवाओं द्वारा प्रतिस्थापित किया गया। सिविल सेवा परीक्षा काफी हद तक बदल गई है, लेकिन सिविल सेवकों में औपनिवेशिक दौर से चली आ रही साहबों वाली मानसिकता अभी भी पूरी तरीके से नहीं गई है। अंग्रेजों के समय यदि कोई आईएएस अधिकारी ट्रेन में सफर कर रहा होता था तो ड्राइवर को ट्रेन चलाने से पहले उनकी परमिशन लेनी पड़ती थी। हालांकि स्थिति पहले जितनी खराब नहीं रह गई, फिर भी सिविल सेवकों की जनता से दूरी के रूप में इसे आज भी देखा जा सकता है। लेकिन अभी के वक्त में प्रधानमंत्री मोदी और इनके इर्द गिर्द जो बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं वो इस चीज को खत्म करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। यानी जो संवाद है जनता का ब्यूरोक्रेसी के साथ, वो सतत हो और कितना करीब एक दूसरे के दोनों आ सकें, इसका प्रयास लगातार जारी है। जनरल वर्सेस स्पेशलिस्ट, ये एक महत्वपूर्ण चीज होती है। यह परीक्षा अपनी कठोर और चुनौतीपूर्ण प्रकृति के लिए जानी जाती है, जो उम्मीदवारों की इंटेलेक्चुअल, इमोशनल और एथिकल क्षमताओं का परीक्षण करती है। हर साल लगभग 800 से 1000 रिक्तियों के साथ प्रतिस्पर्धा बहुत कड़ी होती है। यूपीएससी की वार्षिक रिपोर्ट बताती है कि औसतन हर साल फाइनल मेरिट लिस्ट में 60% इंजीनियर होते हैं। शुरू से सिविल सेवा परीक्षाएं प्रकृति में जनरलाइज्ड रहीं, अर्थात उम्मीदवारों का चयन सामान्य विषयों जैसे इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र के आधार पर किया जाता था। किंतु सेवा के कई क्षेत्रों में जैसे चिकित्सा, इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, निर्माण आदि में इन विषयों के स्पेशलिस्ट लोगों की आवश्यकता होती है। इसी बात ने सिविल सेवा में सेलेक्ट होने वाले उम्मीदवारों के जनरलाइज्ड वर्सेस स्पेशलिस्ट बहस को जन्म दिया। बदलते वक्त के साथ टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग, चेंजिंग टाइम्स एंड कटिंग एजेस टेक्नोलॉजी, ये एक बहुत बड़ा सवाल, चिंता का विषय बना। सिविल सेवाओं में सफलता के लिए न केवल कड़ी मेहनत और समर्पण की आवश्यकता होती है, बल्कि नॉलेज, थिंकिंग स्किल्स और लीडरशिप के गुणों की भी आवश्यकता होती है। जनरलाइज्ड अप्रोच के कारण अधिकतर आईएएस अधिकारी टेक्नोलॉजी के साथ उतने फ्रेंडली नहीं होते, इसलिए नई नई उभरती टेक्नोलॉजी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग इत्यादि की ट्रेनिंग आईएएस ऑफिसर को दिया जाता है और यह जरूरी हो गया है। यानी आईएएस और आईपीएस ऑफिसर कैसे इससे अपने आप को इंटरकनेक्ट करें, उसके लिए जरूरी है कि उन्हें उस ट्रेनिंग से गुजरना पड़े और अब यह ट्रेनिंग मैंडेटरी होती जा रही है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि पेशेवर और व्यक्तिगत विकास के अलावा सिविल सेवाएं अत्यधिक शक्ति और अधिकार भी प्रदान करती है। यह शक्ति बड़ी जिम्मेदारी के साथ आती है और सिविल सेवकों से अपेक्षा की जाती है कि वे इसे निष्पक्षता और जवाबदेही के साथ प्रयोग करें।
ये तो हुई बात सिविल सेवा दिवस और भारत के पहले गृह मंत्री सरदार पटेल की ब्यूरोक्रेसी से अपेक्षाओं की बात। अब आपको यह भी बता दें कि आज ही के दिन 21 अप्रैल 1947 को अखिल भारतीय सेवाओं का उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। लेकिन पहला समारोह 21 अप्रैल 2006 में दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित किया गया और उसी के बाद से हर साल 21 अप्रैल को नेशनल सिविल सर्विसेज डे के रूप में मनाया जाने लगा, जो उन लोक सेवकों को समर्पित है जो कि देश की प्रगति के लिए कार्य करते हैं, साथ ही नीतियों के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अब आपको बताते हैं कि सिविल सर्विसेज का नाम कब कब बदला गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंत के बाद 1886 में सीसीएस का नाम बदलकर इंपीरियल सिविल सर्विसेज कर दिया गया। यह ब्रिटिश क्राउन के अधीन था। बाद में उसी साल एशियन आयोग द्वारा यह घोषणा की गई कि भारतीयों को भी सार्वजनिक सेवाओं में रोजगार दिया जाना चाहिए। इस प्रकार इंपीरियल सिविल सर्विसेज को तब भारतीय सिविल सेवा का नाम दिया गया था। भारत के इतिहास में पहली बार भारतीय सिविल सेवा परीक्षा का आयोजन वर्ष 1922 में किया गया था। 1 अक्टूबर 1926 को सर रॉस बॉर्कर की अध्यक्षता में भारत के लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। 1924 में अखिल भारतीय सेवाओं का नाम बदलकर सेंट्रल सुपीरियर सर्विसेज कर दिया गया था। चूंकि 1939 के बाद यूरोपीय लोगों की उपलब्धता कम हो गई, इसलिए सेवा में भारतीयों की संख्या में वृद्धि हुई। 1947 के बाद भारतीय सिविल सेवा भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस बन गई। भारत में आईएएस अधिकारी बनने वाले पहले व्यक्ति सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। सत्येंद्र नाथ टैगोर रविंद्रनाथ टैगोर के ही भाई थे। मौजूदा समय में सिविल सेवा में भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस, भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस और भारतीय विदेश सेवा आईएफएस और अखिल भारतीय सेवाओं और केंद्रीय सेवा समूह ए और बी के लिए भारत में कई सारे विद्यार्थी परीक्षा देते हैं। ये सभी परीक्षाएं भारतीय लोक सेवा आयोग के तहत आती हैं। सिविल सेवाएं आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में भारत के विकास की गाथा का भी हिस्सा है। आजादी के बाद के 75 वर्षों तक भारतीय नौकरशाही ने देश की घोर गरीबी, आर्थिक अस्थिरता और सांप्रदायिक मतभेदों के बावजूद असाधारण कामयाबी हासिल की है। सिविल सेवकों ने नियमों से बंधे हुए बेहतरीन काम किए हैं। सिविल सेवा दिवस के मौके पर प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार भी प्रदान किए जाते हैं। इन्हें आम नागरिकों के कल्याण के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के जिलों और संगठनों द्वारा किए गए असाधारण और अभिनव कार्यों को मान्यता देने की दृष्टि से स्थापित किया गया है। 4 चिन्हित कार्यक्रमों के लिए 8 पुरस्कार तय किए गए हैं। अब वो आपको 4 चिन्हित प्राथमिकता वाले कार्यक्रमों के बारे में भी हम बता देते हैं। हर घर जल योजना के माध्यम से स्वच्छ जल को बढ़ावा, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के माध्यम से स्वस्थ भारत को बढ़ावा, समग्र शिक्षा के माध्यम से एक समान और समावेशी कक्षा के वातावरण के साथ गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा, आकांक्षी जिला कार्यक्रम के माध्यम से समग्र विकास संतृप्ति दृष्टिकोण पर विशेष ध्यान देने के साथ समग्र प्रगति में किए गए अनुकरणीय कार्यों के लिए पुरस्कार दिए जाते हैं। पुरस्कार स्वरूप सिविल सेवकों को एक पदक, स्क्रॉल और 1 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है। वहीं एक ग्रुप के मामले में कुल पुरस्कार राशि 5 लाख रुपए तक तय की गई है, जिसमें प्रति व्यक्ति अधिकतम 1 लाख रुपए मिलते हैं। एक संगठन के लिए नगद राशि 5 लाख रुपए तक सीमित है। देश की प्रगति में सिविल सेवकों का काफी अहम रोल है। एक बार पीएम मोदी ने सिविल सेवकों की भूमिका को लेकर कहा था कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री एक टीम है, कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री अन्य दल हैं, केंद्र और राज्यों में सिविल सेवकों का एक और टीम है। यही एकमात्र तरीका है जिससे हम भारत का सफलतापूर्वक विकास कर सकते हैं। तो हमने आपको बताया कि कैसे सिविल सर्विसेज से जुड़े लोग जो हैं उनका काम सेवा होता है। सर्विस उनके लिए बाद में है, लेकिन लोगों की सेवा, लोगों की जरूरतों को पूरा करना उनका उद्देश्य होता है। और यही नहीं, राज्य और केंद्र के बीच कैसे वो कड़ी का काम भी करते हैं। आपके विकास से तो वो जुड़े ही हैं, साथ ही संवाद से भी वो जुड़े हैं। अब आज की दूसरी महत्वपूर्ण खबर जिसको लेकर हमेशा चर्चा होती रहती है। हर चुनाव के आने के पहले जिस मशीन में आप अपना वोट डालते हैं, यानी ईवीएम पर सवाल उठने लगते हैं। इस बार भी रायपुर में कांग्रेस के अधिवेशन में ईवीएम पर सवाल उठे। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने इसको लेकर अपने घर पर एक बैठक भी बुलाई, जिसमें विपक्ष के लगभग सभी दल के लोग शामिल हुए और ईवीएम पर सवाल भी उठाया गया।
लेकिन कुछ समय बाद कर्नाटक में होने वाले विधानसभा चुनाव में वहां भी जनता ईवीएम का ही इस्तेमाल करेगी और इसके अतिरिक्त आगामी जो भी चुनाव होंगे उसमें ईवीएम से ही मतदान होगा। ये भी चुनाव आयोग की तरफ से साफ हो गया है। इस बार विधानसभा चुनाव M3 ईवीएम से होंगे, जो M2 ईवीएम से ज्यादा और काफी एडवांस हैं, अपग्रेडेड हैं। M3 ईवीएम से चुनाव कराने पर रिजल्ट जल्द मिल सकेंगे। इसकी खासियत है कि इसके साथ कोई भी छेड़छाड़ करेगा फिर किसी स्क्रू जैसे टूल से इसे खोलने की कोशिश होगी तो ये बंद हो जाएगी, यानी इतनी सुरक्षित है। राजस्थान समेत कई राज्यों के संभवतः जो चुनाव इस साल नवंबर में होने होंगे, इसके लिए चुनाव आयोग तैयारियों में जुट चुका है। इसको लेकर अपग्रेडेड ईवीएम मशीनें बिहार से मंगवाई जा रही हैं। 2000 से ज्यादा मशीनें राजस्थान पहुंच भी चुकी हैं और दूसरे चुनावी राज्यों में भी पहुंच जाएंगी। विशेषज्ञों के मुताबिक M3 ईवीएम M2 ईवीएम की अपेक्षा 30 सेकंड पहले परिणाम देगा। इस तरह के परिणाम के कुल समय में भी कमी आएगी। सॉफ्टवेयर में कोई दिक्कत भी आ जाती है तो वह पहले डिस्प्ले पर संदेश दे देगा। जो अपडेटेड मशीन 3rd जनरेशन की है, इसी कारण इसका नाम M3 ईवीएम पड़ा है। इसकी चिप को सिर्फ एक बार ही प्रोग्राम किया जा सकता है। इसकी हैकिंग संभव नहीं है और न ही इसे रीप्रोग्रामिंग किया जा सकता है। इस ईवीएम को इंटरनेट या किसी नेटवर्क से कंट्रोल नहीं किया जा सकता, यानी जो विपक्ष की शंकाएं थी उसको कैसे खारिज किया है चुनाव आयोग ने इस नए अपग्रेडेड वर्जन में, वो भी आप समझें। M3 ईवीएम में 24 बैलेट यूनिट और 348 प्रत्याशियों की जानकारी होगी। पहले सिर्फ 4 यूनिट और 64 प्रत्याशियों की जानकारी ही रखी जा सकती थी। इस मशीन की कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट संवाद करने में सक्षम है। साथ ही बाहर से कोई कंट्रोल यूनिट या बैलेट यूनिट लगाई जाएगी तो इसके डिजिटल सिग्नेचर मैच नहीं होंगे और सिस्टम काम करना बंद कर देगा। सबसे पहले M3 मशीनों का इस्तेमाल अभी थोड़े दिन पहले हिमाचल के उपचुनाव में हुआ था। इसके बाद हर चुनाव में इसी का इस्तेमाल होना तय हो गया है। तो ईवीएम को लेकर जो भी शंकाएं आपके हमारे मन में हैं और थीं और राजनीतिक दलों को जो भी शंकाएं उस पर है, उसका समाधान चुनाव आयोग ने M3 वर्जन के जरिए करने की पूरी कोशिश की है और अब जो भी चुनाव होंगे वो M3 वर्जन से होंगे और जो भी शंकाएं हैं उसको निर्मूल बताया है चुनाव आयोग ने। खैर, अब एक ऐसी खबर जो आपके स्वास्थ्य पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है और उस विषय में बहुत ज़्यादा ये महत्वपूर्ण खबर मानी जाती है। हाल के वर्षों में देर रात तक काम करते रहना, यानी आराम न करके लगातार कड़ी मेहनत को करियर में सफल होने का तरीका माना जाने लगा है। कई लोग इससे जुड़े भी हैं। भारत में भी खास तौर पर दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे शहरों में लोगों ने ये जीवन शैली अपना ली है। लोग मानने लगे हैं कि कड़ी मेहनत से ही सपने साकार हो सकते हैं और ये सपने साकार करने का एक जरिया भी है। इसके लिए ओवर वर्किंग का ये हसल कल्चर इस विचार को बढ़ावा देता है कि हमेशा कुछ और हासिल करना बाकी है, यानी जितना है उससे ज्यादा पैसे कमाना, बड़ा पद हासिल करना, आसमान छूना, इससे भी आगे जाने की चाहत। कॉर्पोरेट जगत में हसल कल्चर को प्रोडक्टिविटी बढ़ाने का, सफल होने का मूल मंत्र बताया जाता है, लेकिन ये लोगों को बीमार भी बना रही है। मौजूदा वर्क कल्चर दुनिया के सबसे अमीर लोगों से प्रेरित है। ये हस्तियां हफ्ते में 80 घंटे तक काम करने के लिए प्रेरित करती हैं, जो स्वास्थ्य के लिए काफी खतरनाक है। एलन मस्क और इंदिरा नूई जैसे दुनिया के सफल सीईओ ने भी अपने इंटरव्यू में कई बार इस बात को लेकर जोर दिया है और कहा है कि उनकी सफलता के पीछे हफ्ते में 80 घंटे काम करने का एक जुनून रहा है। इन्होंने न सिर्फ अपनी प्रेरणा बताया इसे, बल्कि औरों को भी ऐसा करने के लिए प्रेरित किया। भारत में भी तमाम सफल एंटरप्रेन्योर्स ने रोजाना 12 से 15 घंटों तक काम करने की सफलता की कुंजी उसे माना है। शार्क टैंक सीजन 1 के जज और भारत पे के को फाउंडर अश्नीर ग्रोवर हों या फिर अनअकैडमी के वाइस प्रेसिडेंट हार्दिक पांड्या, सभी ने ट्वीट कर रोजाना 12 से 15 घंटे काम करने को ही सफलता का मूल मंत्र बनाया है। हालांकि बाद में इन सभी को आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा। एक्सपर्ट्स के मुताबिक 1990 और 2000 के दशकों के दौरान उद्यमिता बढ़ने के बीच हसल कल्चर पनपी। अमेरिका के सिलिकॉन वैली में टेक स्टार्टअप के जरिए यह मानसिकता उपजी और कंपनियों ने इस शब्द को अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। कर्मचारियों को सब्जवाग दिखाए गए कि अथक मेहनत ही सफलता की कुंजी है, जो 2010 के अंत में बेलारूसी अमेरिकी उद्यमी गैरी वायरनचुक ने
ने एक दिन में हसल को मल्टीटास्किंग में कम से कम 20 घंटे काम करने से जोड़ा था। गैरी वायरनचुक ने अपनी एक किताब में लिखा है कि सुबह जल्दी उठो और देर रात तक काम करो, यही हसल है। हाल के वर्षों में सोशल मीडिया पर भी हसल कल्चर को बढ़ावा देने वाली कई पोस्ट देखने को मिली। सोशल मीडिया के प्रभावी होने के बाद तो जैसे इस अवधारणा को हवा ही मिल गई। स्टार्टअप कल्चर के शुरू होने के बाद ये पूरी तरह स्वीकार धारणा बन गई कि अगर किसी काम को मुकाम तक ले जाना है तो दिन के 15 से 18 घंटे काम करना ही पड़ेगा। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आने वाले लाइफस्टाइल गुरु और मोटिवेशनल स्पीकर चिल्ला चिल्लाकर लोगों को ये बता रहे हैं कि अगर दिन में 18 घंटे काम नहीं किया तो कभी सफल नहीं हो पाएंगे। एक तरफ जहां हसल कल्चर का गुणगान करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है, तो वहीं कई रिसर्च में इसे जिंदगी को बीमार बताने वाली मानसिकता बताया जा रहा है। इस तरह से काम करने से न सिर्फ व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक तौर पर नुकसान होता है, बल्कि उसका वर्क लाइफ बैलेंस बुरी तरह बिगड़ जाता है। इसका असर नौकरी के साथ साथ उसके पूरे परिवार पर भी पड़ता है। हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक हसल कल्चर सेहत के लिए खतरनाक साबित हो रही है और ये बीमार बना रही है। अमेरिका में हुई एक रिसर्च के मुताबिक 77% लोग काम से लौटने के बाद थकान महसूस करते हैं। साल 2021 में WHO और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO ने अपनी शोध रिपोर्ट में यह बताया था कि हर साल लाखों लोग कोरोनरी हार्ट डिजीज और स्ट्रोक से जान गंवाते हैं। इसका बड़ा काम कई घंटे तक ज्यादा तक काम करना है। इस रिपोर्ट में साफ कहा गया था कि हफ्ते में 55 घंटे से ज्यादा काम करना सेहत के लिए जानलेवा है। हर साल दुनिया में मलेरिया से ज्यादा लोग और उससे अधिक लोग काम करने की वजह से जान गंवा रहे हैं। कोविड लॉकडाउन के दौरान कई लोगों ने अपने और अपने परिवार के लिए समय देने और वर्क लाइफ बैलेंस पर गंभीरता से विचार करना शुरू किया। 2022 में 2000 अमेरिकी कंपनियों और उनके कर्मियों पर हुए एक इंश्योरेंस कंपनी के सर्वे सामने आए हैं, जिसमें बताया गया कि करीब 70% कर्मचारियों ने अपनी नौकरी पर निजी जीवन को प्राथमिकता देना शुरू किया या करने पर विचार कर रहे थे। 20% ने कहा कि यदि उन्हें बेहतर वर्क लाइफ बैलेंस मिले तो वो सैलरी में कटौती करवाने के लिए भी तैयार हैं। बात करेंगे चीन के उस कारनामे की जो वो छुप छुप कर अंजाम तक पहुंचा रहा है और अब दुनिया चीन के इस कारनामे को जान चुकी है, जिसके बाद अब सतर्कता बरती जा रही है और हर देश चीन को लेकर चौकन्ना हो गए हैं। चीन दुनिया के कई देशों में गुप्त विदेशी पुलिस स्टेशन चला रहा है। इस बात का खुलासा अमेरिकी खुफिया एजेंसी यानी FBI ने किया है। FBI ने न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में ऐसा ही पुलिस स्टेशन चलाने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया है, जो मूल रूप से अमेरिकी नागरिक हैं। आरोप है कि यह सब कुछ चीनी अधिकारियों की शह पे चल रहा था। अमेरिका के न्याय विभाग ने कहा है कि इस तरह की गिरफ्तारी दुनिया में पहली है। जानकारी यह भी मिली है कि 61 साल के लियू जियांगवांग और 59 साल के चेन जिनपिंग ने 2022 में की शुरुआत में मैनहट्टन के चाइनाटाउन में गुप्त पुलिस चौकी खोली थी। इन चौकियों पर असली पुलिस अधिकारी कार्यरत नहीं होते। इनका कथित उद्देश्य संबंधित देश में रह रहे चीनी नागरिकों को ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण जैसे प्रशासनिक मुद्दों में मदद करना है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह चीनी अधिकारियों द्वारा सीधे या छद्म तरीके से चीन के आपराधिक संदिग्धों या असंतुष्टों को चीनी में वापस लाने का काम करते हैं। 2022 में चीन के सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय के एक मंत्री ने कहा था कि 2,10,000 लोगों को 2021 में लौटने के लिए राजी किया गया था, जो इसी पुलिस स्टेशन का काम था, जो मुख्य रूप से टेलीकॉम धोखाधड़ी के मामलों में संबंधित थे। माना जाता है कि इन लोगों को वापस लाने में इस तरह के गुप्त पुलिस स्टेशनों ने अहम भूमिका निभाई थी। FBI ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया, उन्होंने चीन के इशारे पर न्यूयॉर्क शहर और अमेरिका में एक और कई जगहों पर रह रहकर प्रवासी चीनियों को निशाना बनाने का काम कर रहे लोगों पर अपनी निगाह रखी। दोनों पर अमेरिकी अधिकारियों को जानकारी दिए बिना चीनी सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करने की साजिश रचने और साथ ही न्याय में बाधा डालने का आरोप लगाया गया। अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि दूसरा आरोप अब आरोपियों के कबूलनामे से जुड़ा है। इसमें उन्होंने कहा था कि जब उन्हें अपने खिलाफ हो रही जांच का पता चला तो उन्होंने चीन के सार्वजनिक सुरक्षा मंत्रालय के एक अधिकारी के साथ हुई बातचीत को डिलीट कर दिया
उन्होंने कहा कि स्टेशन का अधिक दुरुपयोग किया जा रहा था। उन्होंने आगे कहा कि एक मौके पर गुप्त पुलिस स्टेशन में काम करने वाले अमेरिकी नागरिक को कैलिफोर्निया में रहने वाले एक चीनी लोकतंत्र समर्थक कार्यकर्ता का पता लगाने में मदद करने का निर्देश दिया गया। दूसरे शब्दों में चीनी राष्ट्रीय पुलिस अमेरिकी सरजमी पर अमेरिकी निवासी को ट्रैक करने के लिए स्टेशन का उपयोग कर रही है। अधिकारियों ने कहा कि आरोपियों को पता चलने के बाद कि उनकी जांच की जा रही है, पुलिस स्टेशन पिछले साल बंद हो गया। अब सवाल यह उठता है कि अमेरिका में चीन के पुलिस स्टेशन चलाने वाले इन लोगों का क्या चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से भी संबंध है? तो इसको लेकर कहा जा रहा है कि विदेशी पुलिस स्टेशन चीन के क्षेत्रीय सार्वजनिक सुरक्षा ब्यूरो के दिमाग की उपज है। हालांकि चीन सरकार इस तरह के आरोपों को नकारती रही है। FBI की कार्रवाई के बाद चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वोंग वैनविन ने कहा है कि विदेशी पुलिस स्टेशन जैसी कोई चीज नहीं चला रहा है चीन। लेकिन यह सवाल तो उठ रहा है, अमेरिका के अलावा ब्रिटेन, जर्मनी, नीदरलैंड और कनाडा की पुलिस भी अपने देशों में इस तरह के आरोपों की जांच कर रही है। ब्रिटेन के गृह राज्य मंत्री क्रिस फिलिप ने कहा कि चीन की इस तरह की चौकियां बड़ी चिंता का विषय हैं। वहीं कनाडाई पुलिस ने पिछले महीने कहा था कि उसने मॉन्ट्रियल में चीनी सरकार की ओर से काम कर रहे 2 गुप्त पुलिस स्टेशनों बोसार्ड और क्यूबेक के उपनगर में जांच शुरू की है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि पुलिस इसको फॉलो कर रही है और हमारा खुफिया तंत्र इसे गंभीरता से ले रहा है। उधर चीनी सरकार ने कनाडा पर बदनाम करने वाले अभियान का आरोप लगाया। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने उस समय कहा कि चीन अंतर्राष्ट्रीय कानून का सख्ती से पालन कर रहा है और सभी देशों की न्यायिक संप्रभुता का सम्मान करता है। इसके अलावा भी कई और देश हैं जो अपनी सीमा में चीनी पुलिस चौकियों की जांच कर रहे हैं। स्पेन के मानवाधिकार संगठन सेफगार्ड डिफेंडर्स ने सितंबर 2022 में अपनी एक रिपोर्ट में कहा था कि चीन ने गुप्त चौकियों का इस्तेमाल किया है। साथ ही दावा किया कि इटली, फ्रांस, कनाडा, ब्रिटेन और नीदरलैंड सहित 53 देशों में 102 विदेशी पुलिस स्टेशन हैं जो चीन चला रहा है। चीन पर पहली बार इस तरह के आरोप 2016 में लगे थे, जब नॉनचोंग और वेंजोंग के सार्वजनिक सुरक्षा ब्यूरो ने विदेशों में पायलट को लॉन्च करना शुरू किया था। उसके बाद 2018 में किंगटियन अधिकारियों की ओर से इसी तरह की पहल की गई। इस खबर के आने के बाद दुनिया के सामने चीन की पोल खुल रही है। चीन किस तरह दुनिया के दूसरे देशों में अपनी पुलिस चौकी यानी खुफिया कारोबार को अंजाम देकर उस देश की महत्वपूर्ण सूचनाएं अपने देश को कैसे भेज रही है। चूंकि चीन ये पुलिस चौकी कई महत्वपूर्ण शहरों में बना रहा है, उस देश की गतिविधियों और खास तौर पर राजनीतिक और आर्थिक नीतियों की कई जानकारी जो बेहद गोपनीय होती हैं, उसको जानना और उसे चीन के खुफिया विभाग के पास भेजना इनका प्रमुख काम है। इस खबर के आने के बाद भारतीय खुफिया एजेंसी भी काफी सतर्क है और ऐसे सारे चीनी कारनामों को काफी गंभीरता से ले रही है और उस पर नजर भी बनाए हुए है। और अब आपको गर्मी के थपेड़ों से कैसे बचा जाए और क्या होंगे उसके परिणाम, उससे हम आपको रूबरू कराते हैं। यानी देश के राजनीतिक तपिश से तापमान तो बढ़ा हुआ है, आरोप प्रत्यारोप, नारे, पोस्टर, तमाम तरीके की चीजों ने माहौल में गर्मी ला दी है। लेकिन हम आज इस गर्मी की बात नहीं कर रहे हैं, इससे अलग असल गर्मी की बात करेंगे जो फिलहाल उतरती नजर नहीं आ रही है। अभी से ही अप्रैल की प्रचंड गर्मी ने देश के पसीने छुड़ा दिए हैं। गर्मी ने पूरे देश का गला सुखा दिया है। हीट वेव सीधे धमनियों पर अटैक कर रही है। बदलते मौसम का मिजाज मौसम वैज्ञानिक भी नहीं समझ पा रहे हैं कि धूप छांव का खेल कैसे सूरज देवता खेल रहे हैं, आखिर क्या करना चाह रहे हैं वो। और भारत में इस साल भीषण गर्मी पड़ने के साफ संकेत मिले हैं। इस गर्मी के पड़ने के पीछे जलवायु परिवर्तन सबसे अहम वजह माना जा रहा है। वायु परिवर्तन की वजह से ही लू लगातार और खतरनाक होती जा रही है। एक नए रिसर्च में कहा गया है कि देश का 90% से अधिक हिस्सा डेंजर जोन में है, जो लू के प्रभाव से डेंजर जोन में आता है। ये बात कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में रमित देवनाथ और उनके सहयोगियों ने अपने रिसर्च पर की है। अगर बात हीट वेव की करें तो 50 सालों में भारत में इसका गहरा असर देखने को मिला है। इसी रिसर्च के मुताबिक 50 साल में हीट वेव की वजह से 17,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। 1971 से 2019 तक देश में लू की 706 घटनाएं हुई।
16 अप्रैल को ही नवी मुंबई में महाराष्ट्र सरकार के पुरस्कार सम्मान समारोह में हीट स्ट्रोक से कई मौतें हो गई। हीट वेव के इतिहास में इससे ज्यादा मौतें कभी नहीं हुई। इस साल की बात करें तो फरवरी सबसे गर्म महीना रहा। मार्च 2022 अब तक का सबसे गर्म और 121 वर्षों में तीसरा सबसे सूखा वर्ष था। इस साल 1901 के बाद से देश का तीसरा सबसे गर्म अप्रैल भी देखा गया है। यही वजह है कि देश की करीब 75% कर्मचारी यानी 380 मिलियन लोगों को गर्मी का तनाव रहता है। मैक्सी के ग्लोबल इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट में चेतावनी दी गई है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो 2030 तक देश की जीडीपी पर 2.5% से 4.5% प्रति वर्ष नकारात्मक असर पड़ जाएगा। ऐसा नहीं है कि लू का कहर सिर्फ भारत में ही है, बल्कि इस भीषण गर्मी का कहर पूरे एशिया में फैल रहा है। इससे भारत, चीन, बांग्लादेश, थाईलैंड समेत कई देश प्रभावित हैं। अगर बात भारत की करें तो भारत भी सूरज की तपिश में तप रहा है। अभी से गर्मी ने जीना मुहाल कर दिया है। भारत के कई राज्यों में हीट वेव से लोगों का जीना मुहाल हो गया है। अप्रैल में पड़ रही इस भीषण गर्मी से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। मौसम विभाग ने देश के कई हिस्सों में भीषण गर्मी की चेतावनी जारी की है, जिसमें बिहार, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश का नाम है। इस चेतावनी में पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में भी भीषण गर्मी की चेतावनी जारी की गई है। पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में स्कूल बंद करने की घोषणा भी कर दी गई है। उत्तर और पूर्वी भारत के 6 शहर में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जा चुका है। तो उधर चीन का भी गर्मी से पारा लाल हो गया है। चीन मीडिया के मुताबिक अप्रैल में रिकॉर्ड तापमान दर्ज किया गया है। चेंगडू, झोंगजियांग, नांगचिन, हांगझो में रिकॉर्ड तापमान दर्ज किया गया है। यांगजी नदी डेल्टा क्षेत्र के अन्य क्षेत्रों में भी रिकॉर्ड तापमान दर्ज हुआ है। चीन के सैकड़ों मौसम स्टेशनों ने अपने अप्रैल के सबसे गर्म तापमान को रिकॉर्ड किया है। भारी गर्मी से बांग्लादेश भी धधक रहा है। जलवायु संकट के मामले में सबसे आगे बांग्लादेश की राजधानी ढाका रह रही है। ढाका का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार हो गया है। गर्मी से ढाका में सड़कें पिघल रही हैं। बांग्लादेश में तापमान 60 सालों का रिकॉर्ड तोड़ चुका है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधिकारी के मुताबिक अगर गर्मी कम नहीं हुई तो कुछ क्षेत्रों में तापमान आपातकाल की घोषणा पड़ सकती है। उधर थाईलैंड में गर्मी कहर बरपा रही है। थाईलैंड में पारा अपने शवाब पर है। तापमान ने गर्मी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। थाईलैंड में इस हफ्ते तापमान 45.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो 28 अप्रैल 2016 के रिकॉर्ड को तोड़ चुका है। गर्मी ने होनसेंग में 44.6 डिग्री सेल्सियस का रिकॉर्ड तोड़ा है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक थाईलैंड में आगे भी परेशानी जारी रहेगी, यानी तापमान आगे भी बढ़ता रहेगा, जिसकी वजह से सूखा पड़ सकता है। इसके अलावा फसलों को भारी नुकसान हो सकता है। तो उधर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक अध्ययन में कहा गया है कि पिछले साल जलवायु परिवर्तन की वजह से पड़ी प्रचंड गर्मी की वजह से करीब 90% भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य के मुद्दों, खाद्यान्न संकट तथा मौत को लेकर ज्यादा जोखिम में है। PLOS यानी प्लॉस क्लाइमेट में यह अध्ययन ऐसे वक्त में सामने आया है जब भारत के कई हिस्से पहले से बढ़ते तापमान की वजह से भीषण गर्मी की चपेट में आ चुके हैं। पिछले अध्ययनों से पता चला है कि भारत में लगातार लू का खतरा और इसका अर्थव्यवस्था, लोक स्वास्थ्य और संसाधनों पर बोझ बढ़ा रहा है। 2050 तक लू से 30 करोड़ से अधिक लोग प्रभावित हो सकते हैं और 77 साल बाद करीब 60 करोड़ भारतीयों के जीवन की गुणवत्ता इसी वजह से कमतर हो सकती है। भीषण गर्मी के पीछे दुनिया के वैज्ञानिकों का मानना है कि ग्लोबल वार्मिंग ही इस बुरे मौसम की वजह है। संयुक्त राष्ट्र के IPCC की नई रिपोर्ट के मुताबिक जितना ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा उतनी बार मौसम की मार दोगुनी तेजी से बढ़ेगी, चाहे गर्मी हो या बारिश। तो गर्मी को लेकर हम और आप दोनों परेशान हैं, क्योंकि सारे कूलर और AC जो हैं वो फेल होते जा रहे हैं और इसकी वजह हम लोग खुद भी हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से जंगलों का काटना, व्यर्थ पानी पर अंकुश न लगाना, यानी जो बरसाती पानी होता है उसको हम सुरक्षित नहीं रख पाते हैं। तो ये तमाम ऐसी वजह हैं जो पर्यावरण से जुड़ी हैं और पर्यावरण जब तक आपके सुविधा के अनुसार नहीं आप उसको बना सकते हैं
तब आप मौसम की माल झेलने के लिए खुद तैयार रहें। यानी इस गर्मी को भी हमने नियंत्रण दिया है और वो न्योता हमारी तरफ से ही जाता है। खैर, तो न्यूज इनसाइट में आज इतना ही, जिसमें हमने काफी कुछ अपने विश्लेषणों के जरिए बताने की कोशिश की और खास तौर पर सिविल सेवा के विषय में। तो आज हमें दीजिए इजाजत। आपका मार्गदर्शन हमें मिलता रहे, इसी उम्मीद के साथ हम आपसे जुड़े रहेंगे।